इसको कैसे करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल है हमारे पास नवंबर 2017 पेपर 3-1 का। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन 14 होगा। इसमें फिनिश गुड जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे गिवन है और नीचे आपको मार्कअप की परसेंटेज दी हुई है और इंक्रीज इन प्रोविजन बताया है और क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने गायब की हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ओपनिंग फिनिश इन्वेंट्री पे। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड आएगा। सर इसको कैसे करेंगे, एससीपी मेथड लगा लें। एससीपी, यहां लिखते हैं परसेंटेज, यहां लिखते हैं अमाउंट। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है 20, तो पी हो जाएगा 20 के बराबर। और मार्कअप है तो मार्कअप का मतलब कॉस्ट 100 के बराबर, सेल्स 120 के बराबर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और ये क्या गिवन है, कॉस्ट है या ट्रांसफर प्राइस। सर ये कॉस्ट है, ट्रांसफर प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कंसीडर करते हैं। तो कॉस्ट कितनी गिवन है 1,22,000 और हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसफर प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 एंड डिवाइडेड बाय 100। आपके पास आ जाएगी वैल्यू, बता सकते हैं क्या वैल्यू आई। 146,400। 146,400 ये आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। सबके पास ये आंसर आ रहा है जी बेटा, एनी इशू। नो सर। ठीक, नो, ठीक है, ओके। सर उसके बाद आते हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा यार, मैं एक चीज कंफर्म करूं। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद आइएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री के कैसे मालूम करें, अगर वो कॉस्ट पे देता तो मैं ट्रांसफर प्राइस पे कन्वर्ट कर देता, तो अब क्या करें। तो पेपर में अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट अगर वो नहीं देता आपको, ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपको प्रॉफिट दे देगा, कि वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसमें प्रॉफिट कितना था, मतलब आपको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का सीडी दे देगा। जो हमारे पास अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, उसका बैलेंस सीडी दे देगा। सर उसका बैलेंस सीडी क्या होता है, उसका बैलेंस सीडी जो हमारे पास फिनिश गुड होते हैं क्लोजिंग, उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उसके जरिए मालूम कर सकते हैं। सर वो भी नहीं दिया, तो क्या बैलेंस सीडी मालूम हो सकता है। यस सर हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता, दिखा देते हैं आपको भी। तो सर अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। सर बैलेंस बीडी क्या होता है, बैलेंस बीडी होता है जो आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड होते हैं उसका प्रॉफिट। तो सर उसका प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। यस सर, मार्कअप दिया है 20%, आप इस पे 20% लगा लें या फिर इसका और इसका डिफरेंस ले लें, ये भी आ जाएगा। बता सकते हैं कितना आया ओपनिंग बैलेंस, कितना आया बेटा। 24400। 24400, ओके 24400 ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन दिया होगा। तो अगर आप जरा ये स्टेटमेंट पढ़ें, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अमाउंटेड टू 15,840, ये इंक्रीज हुआ है प्रोविजन। जब भी प्रोविजन इंक्रीज होता है तो अमाउंट कहाँ आता तो है, माइनस क्रेडिट करते हैं साइड। सर। वो अलग बात है, माइनस कर, इनकम स्टेटमेंट में माइनस कर क्रेडिट साइड इनकम आता है। स्टेटमेंट। ठीक है, क्रेडिट साइड आता है, तो हम क्रेडिट साइड पे ये लिख देते हैं। ये कितना है 15,840 क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। दोनों साइड का टोटल करें, मुझे बताएं टोटल कितना बना। 40 वो टोटल 40,240। 40,240, 40,240 ये हमारा हो जाएगा बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस सीडी क्या है, ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपको पता चल गया, तो आपके पास प्रॉफिट हो या फिर ट्रांसफर प्राइस हो या फिर कॉस्ट प्राइस हो, इन तीनों में से कोई भी एक चीजों काम हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड की कोई भी चीज अगर फाइंड करनी हो, कोई भी चीज अगर फाइंड करनी हो, कोई भी, तो कॉस्ट या फिर ट्रांसफर प्राइस या फिर वो हमें प्रॉफिट बता दे, तो सारा काम आसानी के साथ क्या हो जाएगा,
हो जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है सर? अब आगे कैसे काम करेंगे? तो एससीपी लगाएं, यहाँ लिखे परसेंटेज, यहाँ लिखे अमाउंट। सो मार्कअप प्रॉफिट हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। ठीक है, और हमें हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में जाके लिख दें 40240। फाइंड क्या करनी है? फाइंड करनी है ट्रांसफर प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 40240 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 20। जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना आपस, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो रहे हैं, ये एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4240 मल्टीप्लाई 120, और इस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास डिवीजन में जाएगा। तो मुझे बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई? 241440। सर ये जी थोड़ा रिपीट कर दें, आवाज ठीक है, चली गई थी। आवाज चली गई, ठीक है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो फिनिश गुड है ना, फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो हमें चाहिए। ठीक, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके फाइंड करने का तरीका ये है, अगर उसकी ट्रांसफर प्राइस फाइंड करनी हो, उसकी ट्रांसफर प्राइस फाइंड करनी हो, ट्रांसफर प्राइस, तो या तो आपको वो कॉस्ट दे देगा, सर कॉस्ट नहीं गिवन, या फिर वो आपको उसका प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट भी नहीं गिवन। सर प्रॉफिट कैसे मालूम होगा? एक छोटी सी बात है, प्रॉफिट जो होता है वो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो बैलेंस सीडी होता है ना, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। आप उस प्रॉफिट को लें और एससीपी मेथड लगा के आप फाइंड कर लें उसकी ट्रांसफर प्राइस। तो सर वो तो नहीं दिया इसने, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट ही नहीं दिया इसने, तो फाइंड हो सकता है? यस सर फाइंड हो सकता है। आप प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट बना लें, बना लिया, उसमें बैलेंस बीडी लिखे हैं। बैलेंस बीडी क्या होता है? वो जो आपकी ओपनिंग फिनिश गुड है ना, उसका प्रॉफिट। बैलेंस बीडी क्या होता है? जो आपकी ओपनिंग फिनिश गुड है उसका प्रॉफिट। यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। वो हमने जी वो हमने सर। फाइंड कर वो हमने फाइंड कर लिया। कैसे? हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड की कॉस्ट थी 1,22,000, क्लोजिंग फिनिश गुड और ओपनिंग फिनिश गुड की ट्रांसफर प्राइस थी 1,46,400। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, या फिर 1,22,000 पे 20% लगा लो, वो हमारे पास आ गया। सर इसमें इंक्रीज ऐड कर दें, इंक्रीज हुआ है ना प्रोविजन। प्रोविजन जब भी इंक्रीज होता है तो प्रोविजन के अकाउंट में ये कहाँ आता है? ये क्रेडिट साइड पे आता है। इस पे लास्ट टाइम अच्छी बात हो चुकी है, ये आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 15,840। ठीक है, एंड इन सब का टोटल किया, ये बना 4240, 4240, और ये आपका बैलेंस शीट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ठीक है, इस 4240 पे मैंने एससीपी का फॉर्मूला लगाया। एससीपी आता है आपको? देखिए तरीके बहुत है, जो बोले मैं करा दूंगा, जी मसला सर। नहीं है। ठीक है, जो बोले आप मैं करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। सो P20 है, कॉस्ट 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। सर ये कैसे आया? हम पहले हम प्रॉफिट की परसेंटेज लिखते हैं, वो 20 है आपके पास, तो मैंने 20 लिखा, और मार्कअप है तो कॉस्ट 100 के बराबर हो जाएगा। एंड एस कैसे आता है? इन दोनों का सम करके आता है, वो 120 हो जाएगा। वैल्यू में आप जाके लिखें प्रॉफिट, वो कितना है? 4240। फाइंड क्या करनी है? फाइंड करनी है ट्रांसफर प्राइस। अब क्या करेंगे? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4240 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 20, दैट्स इट। जी ईश्वर बेटा, जी सर। आपको समझ में आ रहा है ये सारा? सर एक्चुअली अगर मैं आपकी वीडियोस देखूंगा लेक्चर्स की, फिर समझ में आएगा सर। ठीक है, पिछली क्लासेस नहीं ली ना आपने, वो प्रोविजन हाँ फॉर सर। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये सारा कोई इशू नहीं, कोई हाँ, इशू नहीं, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, चले आज नहीं की सर। क्लास में थोड़ा, और ये हाँ मैंने एससीपी मेथड, कुछ एससीपी मेथड क्लिक हो रहा है? क्या होता है ये एससीपी मेथड? थोड़ा सर, ये मुझे थोड़ा प्रॉफिट का, ये एससीपी में प्रॉफिट समझ नहीं है, ये आप मतलब कैसे रख रहे हैं, मतलब इस प्रॉफिट को? ये बेसिकली जो प्रॉफिट है ना, ये 20% बनता है ट्रांसफर प्राइस का, 20% बनता है। एक तरफ हम परसेंटेज लिखते हैं, एक तरफ हम अमाउंट लिखते हैं इसके अंदर। एक तरफ हम परसेंटेज लिखते हैं, एक तरफ अमाउंट लिखते हैं। सर ठीक है जब हमें जी, मार्कअप गिवन होगा तो हम कॉस्ट 100% रखेंगे। एक्सीलेंट। और जब मार्जिन होगा तो S100 होगा, अच्छा। सेल्स 100 होगी। बाकी जो वैल्यू गिवन है वो उसकी जगह पे लिखो। अगर ट्रांसफर प्राइस दी हुई है तो सेल की जगह लिखो, कॉस्ट प्राइस गिवन है कॉस्ट की जगह लिखो। ये ठीक है मेथड ठीक क्या है। है, थोड़ा आसान इसलिए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही बार एक ही झटके में आंसर आता है आपके पास, लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करो, देन फाइंड करो, वो भी आसान है, वो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। ठीक है, ओके, यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। अच्छा जी, इसमें और कोई इशू हो तो बताएं।
बेटा इस सवाल में कोई और इशू आया तो बताएं, या पूरा ही सवाल करा दो जो बोले। मैं तो नया सवाल करवा रहा था आप लोगों को। हो गया सर, हो जी गया। बेटा हो गया, देख लेते हैं इसको फिर भी। ये वाला काम आपने फाइंड कर लिया होगा, मार्कअप फाइंड करना था। सर मार्कअप कैसे फाइंड करेंगे, ये कर लिया था आप लोगों ने? जी सर। कैसे किया था ये बता सकते हैं जरा मुझे? सर ये फोटो लेके भेज देता हूँ आपको। नहीं मैं पहले देख लूं आप लोगों ने कैसे फाइंड किया इसको। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सबर करो। अच्छा ये तो एक्सप्लेन है ना, मैं समझा मार्कअप फाइंड करना है। ओके ओके, ये तो बोले एक्सप्लेन व्हाई मार्कअप इज एडेड टू द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वही वाली बात है कि हम फैक्ट्री प्रॉफिट क्यों लिखते हैं। तो बहुत सर सारे आप रीजन मैंने आपको बताए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे रीजन लिखवाए थे कि हमारे पास समटाइम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट सेंटर होता है। ठीक है, एक पॉसिबल परचेज प्राइस हमें मालूम हो जाती है, फैक्ट्री वाले कितने एफिशिएंट है ये पता लग जाता है हमें। ठीक है, कभी कभार हम अलग कर रहे होते हैं, ऑफिस को अलग कर रहे होते हैं, फैक्ट्री को अलग कर रहे होते हैं, तो वो सेपरेट करने में आसानी हो जाती है, सेपरेटली उनको एवेल्युएट कर सकते हैं। ये आपने लिखे होंगे पॉइंट अपने पास। ठीक है, ये पहले मैं लिखवा चुका हूँ। ये वाला काम कर लिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग सेक्शन भी बन गया होगा, इनकम स्टेटमेंट भी बन। अच्छा बोला प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल पोजीशन टू शो द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। सिर्फ फिनिश गुड की वैल्यू बतानी है, तो इसका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप फिनिश गुड की क्लोजिंग वैल्यू लिखें और उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करें। फिनिश गुड की क्लोजिंग वैल्यू लिखें जो आपने ऊपर लिखी है इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ गई? सर कॉस्ट पे आएगी या ट्रांसफर प्राइस? कॉस्ट पे आएगी, कॉस्ट पे आएगी, लेकिन हम शो जरूर करेंगे, शो जरूर करेंगे। मतलब मुझे बता सकते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी आपके पास, मुझे बता सकते हैं आप लोग कितनी आई थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, ताकि एक आइडिया दे दूं। फिनिश गुड की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आई थी बेटा, मुझे बता सकते हैं आप में से कोई? मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिनिश गुड की क्लोजिंग वैल्यू आपके पास आ रही होगी, जो मेरे पास शो हो रही है यहाँ पे, वो शो हो रही है 241440, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे क्या, इसमें से लेस करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस करेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस लेस करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस ये आपने लिखा है यहाँ पे 40240। 4024। ठीक है, वो हम लिखेंगे 40240, हम लेस कर देंगे। सर ये हम क्यों करते हैं, कॉस्ट पे क्यों शो करते हैं? IS2 की वजह से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, रियलाइजेशन की वजह से। इस पर भी मेरी आपसे बातचीत हो चुकी है, सो प्लीज गो थ्रू जरूर क्या करें पॉइंट्स को। तो ये हो जाएगा 20201200। मैं मार्क्स की देख के बता रहा हूँ आपको आंसर, क्योंकि आप लोग देर लगा रहे हैं तो यही करना पड़ता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ है? सो ये सर हम क्यों करते हैं ऐसा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट पे क्यों शो करते हैं? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एसेट को बढ़ाओ मत। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट आपने अर्न नहीं किया हो तो वो रिकॉर्ड मत करो, जब अर्न हो जाए तब रिकॉर्ड किया करो। और एक्सपेंसेस अगर शक भी हो तो रिकॉर्ड करो, यानी ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। तो कोई भी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है जो कि आपने अर्न नहीं किया, आपने अभी तक कमाया नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री पड़ी हुई है आपके पास, तो ये हम माइनस करते हैं ताकि हमारे एसेट ओवरस्टेट नहीं हो और कम वैल्यू पे आए, खामखा ओवरस्टेट नहीं करें। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ये रेवेन्यू हमने कमाया नहीं है इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं। IS2 अप्लाई होता है, IS2 कहता है एक है कॉस्ट, एक है कॉस्ट और एक है जिसपे तुम बेचोगे, जो कम है उस पर रिकॉर्ड करो, तो हम कम वैल्यू दिखाते हैं, कॉस्ट दिखाते हैं। यहां तक मेरे साथ है? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगला पार्ट है 4 मास का। In February 2017, TADE was approached by an existing customer for an extra order of 5,000 units. एक कस्टमर आया और उसने कहा कि 5,000 यूनिट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, the budgeted production for 2017 was already set at the maximum production capacity. ठीक है, TADE considered whether or not to source the extra 5,000 unit from the external supplier at a cost of 28 per unit. अच्छा, बोला अभी हम मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी हम ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहे हैं। एक कस्टमर आ गया, बोला 5,000 यूनिट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। जाहिर सी बात हम नहीं बना सकते अगर हम मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लेवल से मुराद ये कि आप एक टेलर के पास चले गए, ईद का मौसम चल रहा है, अब वो सारा दिन बिजी है,
ऑलरेडी उसके पास ऑर्डर लगे पड़े हैं, यानी फारिग ही नहीं है, और आप उसको बोलते हैं मेरा जोड़ा बना के दो, वो साफ मना कर देगा आपको। वो बोलेगा मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो सेम इज जब बिजनेस मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहा होता है, मैक्सिमम लेवल पे, तो वो फिर ऑर्डर नहीं ले सकता एक्स्ट्रा ऑर्डर। फिर भी कोई बंदा आ जाता है तो फिर वो सोचता है, मतलब यानी अगर खास बंदा है, अहम बंदा है, तो फिर बायर से भी बाय करके दे सकता है। ठीक है, तो उसके पास एक एक्सटर्नल सप्लायर आया और उसने कहा है कि ये जो 5000 यूनिट है वो मैं तुम्हें 28 पर यूनिट पे दे देता हूँ। ठीक है, यानी वो उसको 5000 यूनिट 28 पर यूनिट पे दे देगा। आप एडवाइस करें कि वो उससे खरीदे या नहीं खरीदे, तो आप लोग क्या कहते हैं? तो पहले तो चेक करेंगे कि कॉस्ट कितनी है। ठीक है, चेक करेंगे, कॉस्ट चेक करके बता सकते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, जरा मुझे बताएं। 30.5 आ रही है सर। तो कैसे मालूम कि 30.5? पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बताओ। सर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपकी 244 फिर 40। और कितने यूनिट बना रहा है इस वक्त? ये बना रहा है सर 8,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स। कहाँ लिखा हुआ है 80,000 यूनिट बना रहा है? सर ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एक मिनट दिखाओ मुझे एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ये रहा 80,000। 80,000 यूनिट बना रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। 80,000 से आप माइनस कर दें, दिया होगा उसने आपको, ठीक है, कितने यूनिट वो बना रहा है। तो इसकी मतलब इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? इसकी कॉस्ट 30.5 आ गई, ठीक है। और बाहर का बंदा आगे बोल रहा है मैं कितने में दूंगा? 28 में दूंगा, ठीक है, तो जाहिर है सर लेगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया था, जब हमारे पास एक तो मैक्सिमम लेवल पे हम काम कर रहे हो, मतलब उससे ऊपर अगर हम नहीं बना सकते तो फिर भी हम जा रहे होते हैं, फिर भी हम बाहर से खरीद के दे देते हैं अगर हम मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहे हैं। वो वाली बात भी मीट हो रही है। दूसरी बात ये, बंदा आगे में सस्ते में दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे यस, हम बोलेंगे यस, हम क्या बोलेंगे? यस, he should buy from the external supplier, he should buy from the external supplier। और एक रीजन देंगे, वो रीजन क्या होगा? because it is lower than it is lower than the cost of production which TED is producing। यानी टेड कितने की बना रहा है? टेड बना रहा है 30.5 की, उसमें ये कैलकुलेशन आप दिखा देना, ठीक है। टेड 30.5 की बना रहा है और वो आगे हमें क्या दे रहा है? 28 पे दे रहा है। तो यस लिख के आप बोले यस, हम एक्सटर्नल सप्लायर से लेके अपने कस्टमर को दे देंगे। क्यों? because the cost of production TED is increasing is 30.5 whereas external supplier is giving us at 28। ठीक है, it is lower than the cost of production। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। जी जी बेटा, जी बेटा। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा कि 2 मार्क्स हो गया, 1 या 2 मार्क्स हो गया अभी। हाँ, इसका तरीका ये होता है, देखो इसका तरीका ये होता है, मार्क्स का पहले आप डिसीजन दोगे, डिसीजन पे आपको 1 मार्क मिलेगा, देन आप कमेंट्स दोगे, कमेंट्स से मुराद आप आर्गुमेंट्स दोगे, पॉइंट्स दोगे, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता सकते हो, एक साइड भी आंसर दे सकते हो, तो 3 मार्क्स मिलेंगे उस पे, पॉइंट्स बताने पे। तो जब आपने लिखा यस, उसे करना चाहिए, तो समटाइम इस यस लिखने पे भी मार्क्स दे रहा होता है। लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ फिर भी आप वो दें, उसके अंदर क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन डालें। तो जस्टिफिकेशन में ये वो डालेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 30.5 और वो हमें दे रहा है 28 का, तो इस पे 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन भी शो करेंगे ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? उसके बाद हमें फर्दर 2 कमेंट और करने होंगे, तो वो पॉजिटिव भी दे सकते हो, वो चाहे तो नेगेटिव भी दे सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप यस में आंसर दे रहे हो तो पॉजिटिव कमेंट पास करो, जितने भी कर सकते हो सारे के सारे पॉजिटिव दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सर अगला कमेंट कौन सा करेंगे? 2 मार्क्स मिल गए, अगला कमेंट मिल करेंगे वो उसका कस्टमर है, इससे गुडविल मेंटेन रहेगी, उसकी लॉयल्टी मेंटेन रहेगी, उसके 5000 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो अगली बार दोबारा भी आएगा हमारे पास, वो लॉयल हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, ये और पॉइंट हो गया, तीसरा मार्क्स मिल गया इस पे। सर इसके बाद और, तो अगर आपके पास पॉइंट फेवरेबल पॉइंट नहीं है तो आप वो वाले पॉइंट भी दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं, लिमिटेशन भी दे सकते हैं। तो कल मैंने बच्चों को बताया था कि जब भी हम बाहर से लेंगे, जब भी हम बाहर से लेंगे तो एक चीज का ख्याल जरूर करना है, 2 चीजों का, सॉरी, एक तो क्वालिटी का एंड दूसरा रिलायबिलिटी का, कि वो क्वालिटी सेम होनी चाहिए। सस्ता तो दे रहा है, क्या पता क्वालिटी सही नहीं। However, business should consider the quality of good provided by the supplier as well as whether it is reliable or not, मतलब वो टाइम पर डिलीवर कर पाएगा या नहीं। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई?
यस सर। बेटा ओके, चलिए जी, क्या ख्याल है अगले क्वेश्चन पे चलें? एक थोड़ा सा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। सर जी बेटा, जी बेटा। सर हमने अपना आंसर तो यहाँ पे कंक्लूड किया ही नहीं, हमने दोनों तरफ बात कह दी, तो मैंने आपको कैसे बोला, बताया? तो देखिए मैंने आपको पहले बताऊं, मैंने ये बोला यस उसे करना चाहिए, मैंने पहले यस बोला, मैंने नो नहीं बोला। मैंने इसके अंदर मेरा डिसीजन क्या है, यस उसे करना चाहिए, ठीक है। मैंने डिसीजन में फिर आगे क्या बोला है, बिकॉज उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी आ रही है पर यूनिट, वो आ रही है 30.5, जबकि वो कितने हमसे चार्ज कर रहा है 28, सो इट इज लोअर, सो इट इज लोअर, जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है लोअर है, तो इसमें इट मींस हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हमें उससे लेना चाहिए, उससे लेना चाहिए। मोर ओवर ये पूरा जब आपने स्टेटमेंट लिखी इस पे 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला है, मोर ओवर उससे उसकी गुडविल मेंटेन रहेगी, उससे उसकी कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन रहेगी, वो कस्टमर दोबारा भी हमारे पास आएगा। ये फर्दर मैंने एक शूटर मारा है, फर्दर शूटर मारा है मैंने। पहले मैंने उस पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बात की, उसके बाद मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस पे बात की कि भाई अगर हम उसको बना, उससे अपने कस्टमर को राजी रखते हैं, उसको वो 5,000 यूनिट दे देते हैं, तो इससे हमारी गुडविल मेंटेन रहेगी, हमारा मार्केट में एक रेपुटेशन मेंटेन रहेगी। ये कभी खाली हाथ नहीं बेचते, जब भी इनके दर पे जाओ कुछ ना कुछ मिल जाता है। और दूसरा, कस्टमर हमारे साथ लॉयल हो जाएगा, उसको हमने 5,000 यूनिट बांट दिए। लेकिन बिजनेस को बस ये ख्याल करना चाहिए, अब जाहिर बात है 4 मार्क्स का सवाल है ना, आपने 2 मार्क्स ऊपर ले लिए, 1 मार्क्स और भी उठाना है, क्या करो, या तो और फेवरेबल पॉइंट दो, एक और फेवरेबल पॉइंट दो, अगर आता है दिन में, नहीं आ रहा तो आप लिमिटेशंस बता सकते हो कि बिजनेस को किस चीज का ख्याल करना चाहिए। However, business should consider the quality and reliability of the supplier. बात खत्म। इसमें गलत क्या है ईश्वर बेटा? ठीक है सर। ठीक है, तो कोशिश ये करो, अगर आपने वन साइडेड बात करनी करें, नो इश्यूज, आप यस लिखें, फिर जितने फेवरेबल पॉइंट है वो दें। अगर जहन में नहीं आ रहे तो फिर आप जो है क्या नाम है नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें सुपीरियर रखें पॉजिटिव पॉइंट, अगर पॉजिटिव पे आना है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? चले, जी सर। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी बेटा, अभी आते हैं हम जरा मुश्किल सवाल के ऊपर, दिमाग आपका टाइट होना चाहिए इस बार जो है। चले जी, अक्टूबर नवंबर का ही मेरे ख्याल से पेपर था, लेकिन बड़ा क्लासिक क्वेश्चन था यार। पेपर 3-2, पेपर 3-2, ओके। चले जी, हाँ ये वाला सवाल है, एक मिनट में कंफर्म कर लूं। हाँ यही वाला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये बुक में नहीं होगा आपके, लेकिन आप, ये है अक्टूबर नवंबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक्टूबर नवंबर 2018, पेपर 3-2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये बुक में नहीं होगा आपके, तो आपको अलग से करना पड़ेगा। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, थ्योरी तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और थ्योरी के लिए मैंने आपको जो है ना वो भेजे हैं, अपना क्या बोलते हैं, मैंने एक पूरी फाइल भेजी है जो मैंने कंपाइल की थी, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इसका पहला सवाल है, इसका पहला सवाल है, it is considered useful for a business to record all its manufacturing costs separately in a manufacturing account। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से होता है वो अलग लिखते हैं, और जो हमारे पास ऑफिस की कॉस्ट होती है वो हम अलग लिखते हैं, वो हम अलग लिखते हैं। तो इसका सवाल है, स्टेट स्टेट state three reason why it is useful to a business to record its manufacturing cost in this way। बिजनेस को क्या फायदा होता है जब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग लिख देता है? तो पहला फायदा, सर ईयर बता दें इसका। अक्टूबर नवंबर 2018, पेपर 3-2। तो इसका पहला फायदा, मार्क्स की में 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो भी दे दें। It enable the total cost of goods produced to be known। ये मार्क्स की में पॉइंट लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ वही पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक मिनट समझा दूं,
इट अनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस टू बी नोन। हम कोई भी गुड्स बना रहे हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता लग जाती है। सर फायदा क्या होता है इसका? अभी आपने एक सवाल देखा था, सप्लायर ने आके बोला मैं 28 में दे रहा हूँ, ठीक है, तो हमने कंपैरिजन में क्या किया? हमने कंपैरिजन में जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही थी प्रोडक्ट की उसको उठा के कंपेयर किया। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से तो पता लगा टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। जब मैंने आपसे सवाल किया कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, तो शिराज ने कैसे मुझे आंसर दिया 2,444,000। शिराज ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, तो उसके अंदर उसको पता था कि 80,000 जो यूनिट है हमने उनकी कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी, उसने इजीली बता दिया। एक तो ये फायदा होता है, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट का पता लग जाता है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है जितने भी यूनिट हम बना रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। दूसरा, इट हेल्प्स इन सेटिंग प्राइसेस। इट हेल्प इन सेटिंग प्राइसेस। कभी कभार कोई बंदा आ जाता है, मुझे माल चाहिए, ठीक है, मुझे इतनी यूनिट चाहिए, मुझे बना के फिर मुझे बेच दो, तो जाहिर ही बात है उसको एक सेलिंग प्राइस बतानी होगी कि भाई इतनी हम प्राइस चार्ज करेंगे। तो हम क्या प्राइस चार्ज करें उससे अगर वो बहुत ज्यादा यूनिट मांग रहा है? तो उसके लिए हमारे पास फिर एक ट्रांसफर प्राइस हमारी हेल्प हो जाती है। ट्रांसफर प्राइस अगर हमें पता हो ना कि हमारी ट्रांसफर प्राइस कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता हो, मार्कअप हमें पता हो, तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें आगे बेचना हो माल, अपने ऑफिस वालों को बेचना हो और वो भी फर्दर आगे बेचना हो, तो उसमें भी हेल्प हो जाती है। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, फर्दर ट्रांसफर प्राइस आ जाती है। तो बाहर किसी बंदे को बेचना हो तो उसमें भी हेल्प हो जाती है, अपने ऑफिस वालों को बेचना हो और उनको प्राइस सेट करनी हो तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है? ये हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? फैक्ट्री परफॉर्मेंस। Factory performance can be assessed separately. Can be, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये जो इसके नीचे जो सवाल है ना बहुत प्यारा है। Can be assessed, can be assessed separately by comparing, या can be assessed separately लिख दें ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे यार मिटाना है मुझे अच्छा जी, फैक्ट्री परफॉर्मेंस कैन बी असेस सेपरेटली, मतलब कभी कभार ये होता है ना, हमें फैक्ट्री को एवेलुएट करना होता है कि हमारी फैक्ट्री कितनी अच्छी जा रही है, हमारी फैक्ट्री ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे ऑफिस वालों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सो आपने देखा होगा हम क्या लगाते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट मालूम कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री प्रॉफिट मालूम करते हैं कि कितना फैक्ट्री प्रॉफिट हमने जनरेट किया। ट्रांसफर प्राइस मालूम करते हैं कि अगर हम किसी को सेल करेंगे या ये चीज किसी और से बाय करेंगे तो क्या पॉसिबल परचेज प्राइस हो सकती है। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या फायदा होता है, हमें फैक्ट्री प्रॉफिट का पता लग जाता है। एंड फैक्ट्री प्रॉफिट का जब पता लग जाता है तो हम बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं कि ऑफिस वाले ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या फैक्ट्री वाले ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो एक तो ये एडवांटेज हमें हो जाता है। यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी सर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मार्क्स की में कोई 6 के करीब पॉइंट लिखे हैं, तो पॉइंट आपको याद करने होंगे, गो थ्रू करना होगा, उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं दोबारा बता दूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लग जाता है, प्राइस सेट करनी होती है ऑफिस वालों के लिए या किसी और को आगे बेचना, उसमें हेल्प हो जाती है। उसके अलावा अगर हमें कभी रिवॉर्ड करना हो अपने एफिशिएंट मैनेजर को जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री प्रॉफिट के जरिए हमें एक यार्ड स्टिक मिल जाती है कि हमारी फैक्ट्री अच्छी जा रही नहीं जा रही, लास्ट ईयर कितना फैक्ट्री प्रॉफिट जनरेट हुआ, इस साल कितना हुआ, तो एक अंदाजा हो जाता है। और दूसरे बिजनेस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं वो जो प्राइस हमें चार्ज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलता है, मैं इसको बता दूं। जी सर। जी सर। कि आप मार्क्स स्कीम जरूर देखिएगा, इसमें 6 पॉइंट लिखे हुए हैं तो उसको और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं इस पे। HT Limited is a manufacturing business that make a single product. It provided the following information. Factory profit जो है had been accounted for 20% on cost. 20% on cost का मतलब क्या है, मार्कअप या मार्जिन? मार्कअप। मार्कअप, ठीक है। The company earned a uniform gross margin of 40%. सर ये क्या है? ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। जो ऑफिस वाले ना,
जो ऑफिस वाले हैं वो क्या अर्न कर रहे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना ऑफिस का जो आप निकालते हैं वो उसमें हेल्प करेगा, ये वो वाला नहीं है, मिक्स नहीं कर देना फैक्ट्री में। आगे कह रहा है हमारी सेल्स कितनी हुई है, 8 लाख, ओके। नीचे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बीडी दिया है, सीडी दिया है, इंक्रीज दिया हुआ है, ओके। बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, वो बनाओ। क्या ख्याल है, हो जाएगा सवाल आप लोगों से? हो जाएगा सर। सर ये देखिए A2 का सर आप लेवल ये करवाएं। मैं करवा रहा हूँ। A2 का लेवल ये है, अगर मुझसे कोई पूछे A2 क्या है, ये है A2। वो तो वैसे हम सवाल डायरेक्ट कर लोगे, तो A2 का लेवल ये है, तो ये कंसीडर करें। वो सवाल थोड़ा ट्रिकी बनाता है, चीज आसान होती है, टेंशन नहीं लेनी। जहाज खड़ा होगा ना अपनी एयरपोर्ट पे, तो हर इमारत बड़ी नजर आएगी, हर इमारत बड़ी नजर आएगी, लेकिन जब वो उड़ेगा ना तो सारी बिल्डिंग छोटी नजर आएगी। तो पेपर में कोई सवाल आए, टेंशन नहीं ले, आंखें बंद करके मुझे याद कर ले। मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं ले, ट्राई करें, हो जाएगा। आप लोग ट्राई करें, हो जाएगा। वैसे चले मैं करवा रहा हूँ। तो बेटा आ जाए, सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू बेटा कितना है हमारे पास, रेवेन्यू है हमारे 8 लाख। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग फिनिश गुड चाहिए, फाइंड हो सकता है? यस सर हो सकता है, क्योंकि इसने हमें प्रॉफिट जो दिया हुआ है। बैलेंस बीडी क्या होता है, ओपनिंग फिनिश गुड का प्रॉफिट, तो ओपनिंग फिनिश गुड फाइंड हो सकते हैं? यस सर। बैलेंस सीडी क्या होता है, क्लोजिंग फिनिश गुड का प्रॉफिट, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फिनिश गुड ओपनिंग वाले। सर इसको कैसे करेंगे, एससीपी मेथड लगाएं, एससीपी। मार्कअप दिया हुआ है, पी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग के हमें ये क्या दिया, ये प्रॉफिट है, कॉस्ट है या ट्रांसफर प्राइस है, क्या है बेटा ईश्वर बेटा? ये 10,000 जो है ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट सर हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसफर प्राइस चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 20। बताएं कितना आया? सर ये कॉस्ट कैसे हुई 10,000? ये मैंने प्रॉफिट लिखा है भाई, मैंने हाँ प्रॉफिट के सर, कॉलम में लिखा। प्रॉफिट कैसे होगा सर ये प्रोविजन बताएं। फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट जो है ना, ये प्रॉफिट बताता है, वो अच्छा प्रॉफिट अच्छा जो आपने सही अभी तक कमाया है, ठीक है। तो ये सही प्रॉफिट है, ये बैलेंस बीडी प्रॉफिट के होते हैं, ठीक है जी। बेटा बताएं कितना आया ओपनिंग फिनिश गुड, जल्दी बताएं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड 20, बी क्विक गाइस। सर 6 लाख। कैलकुलेटर। 6 लाख जी सर। ज्यादा नहीं है 6 लाख यार। सर 10,000 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइड बाय। यार जहां 60,000 आएगा, 60,000 आएगा बेटा, 60,000 आएगा। हाँ सर सही। 60,000 कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर क्या आती है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो हम नहीं बता सकते अभी, तो उसको खाली छोड़ देते हैं। सर इसके बाद फिर क्या आएगा, इसके बाद आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या वो फाइंड कर सकते हैं? यस सर वो फाइंड कर सकते हैं, यही एससीपी मेथड लगाएं, एससीपी। मार्कअप है P20 हो जाएगा, कॉस्ट 100 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना दिया है, 12,000 दिया है। सर फाइंड क्या करना है, फाइंड ट्रांसफर प्राइस करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 20। बताएं ये कितना आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 72,000, ठीक है। अच्छा एक चीज रहती है जो हमें फाइंड करनी है, एक चीज रहती है, वो क्या है, वो है ये वाला जो बीच का है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो वो रहता है, वो भी फाइंड करते हैं, टेंशन नहीं ले। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 72,000, ठीक है। चलिए सर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो फाइंड ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि जो हमने यूनिट ट्रांसफर किए थे इनकम स्टेटमेंट, उनकी वैल्यू क्या थी, तो कैसे काम बनेगा, तो वो फाइंड करनी है बेटा। आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसने मार्जिन दिया हुआ है, तो जब मार्जिन दिया हो तो मार्जिन लगता ही सेलिंग प्राइस पे, तो आप 8 लाख पे 40% डायरेक्ट अप्लाई कर दो या एससीपी लगा दो, आंसर आ जाएगा प्रॉफिट कितना है। तो आप पहले ग्रॉस सर प्रॉफिट नहीं आया फाइंड समझ। सुनिए,
देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल नहीं मालूम हो सकता। ओपनिंग बैलेंस लेके, क्लोजिंग बैलेंस लेके, फिनिश गुड का कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस मालूम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक चीज मिसिंग है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मिसिंग है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इनडायरेक्ट तरीके से फाइंड होगा। इनडायरेक्ट तरीका क्या है? हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा? उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, वो कितना है? 40%। कि हम ऑफिस में जो भी चीज सेल करते हैं उस पे हमारा 40% मार्जिन होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं अगर सेलिंग प्राइस दी हुई हो। जी सर। जी सर। ठीक है, तो आप फाइंड कर लें, भले आप एससीपी मेथड लगाएं। और अगर आपको मार्जिन दिया हो, मार्जिन लगता ही सेलिंग प्राइस पे, तो आप 8 लाख का 40% निकाल लें। या फिर आप भले एससीपी मेथड लगा लें अगर टेंशन हो रही हो। मार्जिन में पी हो जाएगा 40, सेल्स हो जाएगी 100, कॉस्ट हो जाएगी 60। ठीक है, और सेल्स की वैल्यू कितनी है? 8 लाख। फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको जीपी करना है, प्रॉफिट करना है, कर लें। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, या 8 लाख को मल्टीप्लाई बाय 40। पता है कितना आया? 3,20,000। 3,20,000। बेटा मुझे बताएं, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे मालूम कर रहा हूँ? हाँ सर। देखिए, आपको 2% दिए। एक दिए मार्कअप, ठीक है, जो कि आपका फैक्ट्री के लिए, ये तो उस पे लगेगा, फिनिश गुड पे लगेगा, इसका ताल्लुक जीपी से नहीं है। और एक को आपको बोला है कंपनी अर्नड अ यूनिफॉर्म ग्रॉस मार्जिन, ये दिया उसने स्पेशली ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दिया उसने। अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आप सेल्स पे 40% लगा लें, या एससीपी मेथड लगा के आप मार्जिन रख के प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। माहम बेटा, मेरी बात क्लियर है? जी सर, आ गया। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड हो सकती है अगर सेल्स भी फाइंड हो जाए, जीपी भी फाइंड हो जाए, तो कॉस्ट ऑफ हाँ सेल्स आ सर। सकती है? जी बताएं कितनी, इन दोनों का डिफरेंस? सर 4,80,000। 4,80,000, ये आ गया। अच्छा जी, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई तो हम सबको पता है कि, एक मिनट सबर कीजिएगा, ओपनिंग फिनिश गुड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको पता लग गई कितनी? 4,80,000। ओपनिंग फिनिश गुड कितना है? 60,000। क्लोजिंग फिनिश गुड कितना है? 72,000। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, ये जी सर कर सर। सकते हैं। तो सर करना क्या है? सिंपल सा रूल है, 4,80,000 आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लें। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए माइनस होती है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। इस साइड आके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और ओपनिंग इन्वेंट्री को उस साइड आप ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाएगी, या ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आ जाएगा। आई थिंक सो वो है 4,92,000। वो है 4,92,000। जी बेटा, ये घर जाके दोबारा करना, सवाल बता रहा हूं मैं, ताकि क्लियर हो जाए वो कॉन्सेप्ट। जी बेटा। सर ये 4,80,000 कैसे आया? 92,000 आया, 4,80,000 कैसे आया ये पूछ रहे हो? जी जी देखो, जी। सेल्स हमारी थी 8 लाख, ठीक है, और मार्जिन है 40%। मार्जिन लगता ही सेल्स पे है। मार्जिन का मतलब है सेल्स का 40%, मतलब सेल्स का परसेंटेज। तो हमने 8 लाख पे 40% लगाया, हमारे पास आ गया 3,20,000। तो आपने एक चीज 8 लाख की बनाई और 3,20,000 कमाए, तो कॉस्ट कितनी थी? जस्ट डिफरेंस ले लो इन दोनों का। 8 लाख की हमने चीज बेची, 3,20,000 कमाए, कॉस्ट कितनी थी? बड़ा आसान है, डिफरेंस ले लो इन दोनों का। क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तभी तो जीपी आता है। तो आप जीपी माइनस कर दें सेल्स में से, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड हो जाएगी। बहुत आसान है। ये बात क्लियर हुई? 4,80,000 कैसे आया अबू बकर बेटा? जी सर। जी। उसके बाद हमें फाइंड करनी थी अपना मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके लिए इक्वेशन मैंने बनाई कि ओपनिंग फिनिश गुड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इक्वेशन बना के मैंने फाइंड किया। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आप ये वाला पार्ट करें,
ये वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है आपने। एक मिनट समराइज सब्र कीजिए, हाँ एक मिनट सब्र कीजिएगा, एक मिनट, आजान हो रही है, रुकिए थोड़ा, बताओ आ जाए बेटा। अगला पार्ट, अच्छा वो कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज आल्सो अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। प्राइम कॉस्ट आपको टोटल दे दी, टोटल दे दी, मतलब आपको वो ओपनिंग रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐसा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट दे दी। अच्छा द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज बाय 10,000, मतलब क्या है कि उन दोनों का नेट है, जो आप लिखते हैं ना ओपनिंग WIP, उसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP, तो ये उन दोनों का नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट है, नेट, ठीक है, नेट अमाउंट है। तो जब डिक्रीज का वर्ड हो ना, डिक्रीज का मतलब क्या है, ओपनिंग का बैलेंस ज्यादा था, ओपनिंग ज्यादा था, तो प्लस में आपको फिगर लिखनी पड़ेगी। और जब कहे ना, सॉरी, जब डिक्रीज का वर्ड है, जब डिक्रीज का वर्ड है तो मींस सर ओपनिंग बैलेंस डिक्रीज का ज्यादा, मतलब माइनस होगा ना, नहीं, ब्रैकेट में आएगा ना। द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज बाय, पूरे साल में डिक्रीज हुई है, तो मतलब ओपनिंग ज्यादा था या क्लोजिंग ज्यादा था, सिंपल सा मुझे बताएं। ओपनिंग ज्यादा था। सर अगर मैं ओपनिंग, देखिए मेरी बात है, मैं ओपनिंग लिखता हूँ 20,000 और क्लोजिंग लिखता हूँ 12,000, तो एक तरीका तो ये है मैं आपको बोलूं ओपनिंग बैलेंस इतना है और क्लोजिंग बैलेंस इतना है, और दूसरा तरीका है कि मैं आपको बोलूं डिक्रीज बाय 8,000, डिक्रीज बाय 8,000, तो मुझे बताएं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। ओपनिंग पॉजिटिव आएगा ना, डिक्रीज बाय का मतलब है क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज्यादा है। ये मैं बार बार डायरेक्ट बंदा माइनस लिख देता है, नो इश्यूज, हर अच्छा बंदा करता है ऐसा, नो इश्यूज। तो डिक्रीज बाय का मतलब है क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज्यादा है, जब ओपनिंग डोमिनेटिंग होगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव 10,000 लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। तो बेसिकली ये डिक्रीज का वर्ड इसलिए दिया है कि आपको ओपनिंग WIP नहीं लिखना, क्लोजिंग WIP नहीं लिखना, उन दोनों का नेट बैलेंस लिख देना, ठीक है। अच्छा जी, अब वो बोला है समराइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ और उसके अंदर मुझे शो करो फैक्ट्री ओवरहेड, वो उसने नहीं बताया, वो उसने नहीं बताया, वो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, पहले फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, भले आप कीजिएगा, मैं फॉर्मेट बना देता हूँ उसको करना कैसे। जो चीज, जो वैल्यूज गिवन है वो लिख देता हूं, बाकी काम आप कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट कितनी है, 2,50,000। फिर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ये फाइंड करने हैं आपको, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर लिखेंगे डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस, अब ये ऐड करना है आपको, डिक्रीज का मतलब है ओपनिंग ज्यादा है तो आपने ऐड करना है, तो प्लस 10,000। इन सब का टोटल करते हैं, क्या आता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। फिर क्या आता है, फिर फैक्ट्री प्रॉफिट आता है। फिर क्या आता है, फिर आपके पास आता है मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वो आप ऊपर लिख चुके हैं, वो जो इनकम स्टेटमेंट में जाता है ना वो आता है, तो वो ऊपर आप लिख चुके हैं, ये रही 4,92,000, 4,92,000, तो आप ये इनकम स्टेटमेंट से लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट, बात एक ही है जी। अच्छा जी, कर सकते हो बेटा सवाल ये वाला भी। जी सर। तो पहले आपको फैक्ट्री प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, आपके पास फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, फिर इक्वेशन बना के ये फाइंड करना पड़ेगा। ट्राई करें, मार्कअप दिया है 20%, मार्कअप दिया है 20%, और ये आपके पास क्या है, ट्रांसफर प्राइस है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करनी पड़ेगी बेटा आपको पहले, अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले फाइंड करो फैक्ट्री प्रॉफिट, SCP मेथड लगा लो, ट्रांसफर प्राइस गिवन है मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, और आपको मार्कअप दिया हुआ है 20% ऊपर सवाल में। पहले आप फाइंड करेंगे फैक्ट्री प्रॉफिट। सर फैक्ट्री प्रॉफिट है 82,000। जी बेटा, बाकी लोग मुझे आंसर बताएं, कैसे फाइंड किया तुमने? सर मैंने इसको रेशियो के मेथड से फाइंड किया। बहुत आला लेवल है। देखो कोई भी मेथड यूज करो, एग्जामिनर ये नहीं देखता मेथड क्या है, एग्जामिनर को आंसर चाहिए, तो जो तुम्हें रिलैक्स, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगता हो वो यूज करो, टेंशन नहीं लिया करो। अब बकर बेटा मुझे आंसर चाहिए,
तुमसे आंसर चाहिए, तुमसे। मार्कअप है तो पी हो जाएगा 20, कॉस हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। अबू बकर मेरे साथ हो? पी हो जाएगा जी 20, सर। कॉस 100, ये होती है। और सर हमें ट्रांसफर प्राइस गिवन है। ट्रांसफर प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस। फैक्ट्री के लिए ये सेलिंग प्राइस है। फैक्ट्री के लिए ट्रांसफर प्राइस क्या? सेलिंग प्राइस है। तो सेल्स में जाके लिखो 4,92,000। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड प्रॉफिट करना है। कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हो, नो इश्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर सर ये क्या हो? 82,000। यस, 4,92,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, 120। ये हो जाएगा 82,000। ये हमारे पास हो गया प्रॉफिट। तो 4,92,000 तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस है फैक्ट्री के लिए, और 82,000 का हमारा प्रॉफिट है। कॉस्ट कितनी होगी? इन दोनों को माइनस करें या प्लस करें? सर इन दोनों माइनस कर 4,10,000 कॉस्ट आ जाएगी। शाबाश शाबाश, 4,10,000 आ गया। ठीक है, कॉस्ट आ गई। माहम बेटा? जी सर आ गया। हाँ ठीक है। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इन दोनों को प्लस करें और इससे माइनस कर दें 4,10,000 से, क्योंकि इन तीनों का टोटल 4,10,000 आ रहा है। इन तीनों का टोटल 4,10,000 आ रहा है। तो 2,50,000 प्लस 10,000 ये हो जाएगा 2,60,000। तो 2,60,000 में कितने ऐड करेंगे 4,10,000 आ जाए? 150,000। एक्सीलेंट यार, तुम्हारा एस्टर पक्का है भाई अबू बकर, अभी से लिख लो। हो गया बेटा? जी गाइस, एनी इशू? नो सर। इसका अगला पार्ट आप कीजिएगा, नमाज का टाइम हो रहा है, सो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फैक्ट्री प्रॉफिट आपको पता लग गया है। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है? फैक्ट्री प्रॉफिट है हमारे पास 82,000। जीपी के बाद वो लिखते हैं, उसमें इंक्रीज डिक्रीज माइनस करते हैं। तो पीछे प्रोविजन का अकाउंट बनाया हुआ है इसने, और उसमें इंक्रीज आ रहा है 2,000 का, ये माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस में इसने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है 1,48,000, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी है 72,000, और कोई एक्सपेंस हो तो वो आप माइनस कर देना, आखिर में प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात कर रही। तो ये सारा होमवर्क है आपका। भले लास्ट वाला क्वेश्चन मत कीजिएगा, थ्योरी वाला वो मैं करवाऊंगा। उसके अलावा एक सवाल और दे रहा हूँ, ठीक है? ये सवाल नोट कर लें। ये सवाल कब का है? ये सवाल है अक्टूबर नवंबर 2018, पेपर 3-2, क्वेश्चन 1। नोट डाउन कर लें बेटा, ये घर जाके दोबारा देखना है। मैं पर्सनली बोलूंगा दोबारा शुरू से करें आप, ताकि एक पूरा एक माइंडसेट आपका बने। ये तो मैंने कराया, तो खुद भी ट्राई करो। ठीक है, अच्छा जी, एक सवाल और दे रहा हूँ। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। एक सवाल और दे रहा हूँ, वो भी बहुत प्यारा सवाल है। अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 3-3। अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 3-3, ये वाला सवाल, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। मैं लिख देता हूँ। सर ये ये बुक पास में नहीं, पेपर्स में नहीं है ना? नहीं ये पास पेपर में नहीं, लेकिन अच्छे से देखो। रिसेंट सवाल जितने करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपका सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। ओ लेवल ए सब छोड़े, क्योंकि आपका पूरा ग्रेड इस A2 के ग्रेड पे मेंटेन करता है, जो स्पेशली एविडेंस बेस पे गए एज में। तो मैं तो बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग के जितने सवाल कर सकते हो करो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड एनपीओ एक सवाल तकरीबन आता है दोनों में से, कभी कभार दोनों आ जाते हैं, और इजी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग बता रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल होगा जो अभी पीछे सवाल किया था ये आएगा। हम मुश्किल सवाल सारे ट्राई करेंगे, अभी है एक क्लास और भी हमारी। तो अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 3-3 क्वेश्चन 1। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पूरा कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं देखूंगा, अगर मैं संडे पे एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूं तो रख के मैं आपको ये भी समझा दूंगा, ये वाला क्वेश्चन भी समझा दूंगा। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन आपके पास बुक में पढ़े हैं पास पेपर में, वो सारे करें, कर जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है हो जाएंगे आपसे। ठीक है बेटा, सो अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 3-3 क्वेश्चन 1, ये आपने होमवर्क में करके आना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी नेक्स्ट वीक या संडे के दिन, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको